इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित किए जा रहे विविध महत्वपूर्ण छात्रोपयोगी पाठ्यक्रमों के अंतर्गत, विविध क्रियाकलापों के अंतर्गत विद्यार्थियों के हित को दृष्टि में रख करके ये जो स्वयं प्रभा चैनल का उपक्रम प्रचलित हो रहा है, उसके अंतर्गत आज अपने प्रिय विद्यार्थियों के साथ विशेष करके एक जो संस्कृत नाटक का प्रश्न पत्र है, उसके कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण अंशों को लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हैं आपके साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक पूर्व इस कक्षा के उपक्रम में संस्कृत नाट्य की उत्पत्ति और उसके सामान्य महत्व और स्वरूप के बारे में चर्चा की है। इसी क्रम में यदि हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि ये जो संस्कृत नाट्य परंपरा देखने को मिलती है, तो सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत नाट्य को प्रमुख 10 भेदों में और 18 उपभेदों में विभाजित किया गया है। तो उसमें हम सबसे पहले जो प्रमुख भेद हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाटकम अथ प्रकरणम भाण व्यायोग समवकार डिमाह इहा मृगांक वीथ्याः प्रहसनमिति रूपकाणि 10। तो निश्चित रूप से उसमें ये जो नाटक है वो सर्वप्रथम अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रमुख रूपक है। हम लोग अगर नाटक के सामान्य स्वरूप के ऊपर चर्चा करना चाहें, तो आप जानते हैं कि जो नाटक शब्द है वो नट धातु में णुल प्रत्यय करके बना हुआ है। नाटक शब्द के स्वरूप पर विचार करते समय जो नट धातु है वो विशेष करके अभिनय की दृष्टि से प्रयुक्त की गई है, और इसलिए जो अभिनय प्रधान रूपक है वो नाटक की श्रेणी में आता है। नाटक के स्वरूप पर विचार करते समय हमें महत्वपूर्ण रूप से वस्तु नेता और रसस्तेषां भेदकः इस मान्यता को स्वीकार करके हम देखते हैं कि विशेष रूप से ये जो वस्तु तत्व है जिसको हम कथा वस्तु कहते हैं या प्लॉट ऑफ द स्टोरी कहते हैं, दूसरा जो नेता या जिसे हम नायक कहते हैं, या जिसमें हम अन्य पात्रों के स्वरूप की चर्चा करते हैं, और तीसरा जो रस है जो उसका प्रमुख तत्व होता है। तो नाटक की जब हम बात करते हैं, तो अगर हम किसी शास्त्र की बात करें, तो चाहे वो साहित्य दर्पण हो, चाहे वो दशरूपक हो, चाहे वो नाट्य शास्त्र हो, वहाँ विस्तृत रूप से नाटक के स्वरूप की चर्चा की गई है। और वहाँ पर आता है कि नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम विलास धैर्यादि गुणवद्युक्तम नाना रस विभूति सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतरम पंचादिका दशपरास्तत्रांकाः परिकीर्तिताः प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरो दात्तः प्रतापवान दिव्योथ दिव्या दिव्यो वा गुणवान नायको मतः। तो सबसे पहले जब हम वृत्त की बात करते हैं, इतिवृत्त की बात करते हैं, तो जो नाटक है वो ख्यात वृत्त होता है। ख्यात से हमारा अभिप्राय है कि नाटक का जो कथानक है वो इतिहास से पुष्ट होता है। जब हम इतिहास से पुष्ट होने की बात करते हैं, तो इतिहास ग्रंथों के रूप में हम विशेष करके महाभारत और रामायण का ग्रहण करते हैं, जो हमारे बड़े ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महाकाव्य हैं।
तो नाटक का जो कथानक है वो कोई न कोई ऐसा कथानक होना चाहिए जो बड़ा ही प्रसिद्ध होना चाहिए और जिसका मौलिक रूप से कोई न कोई जो वृत्तांत है वो हमें महाभारत इत्यादि में प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से ये जो इतिवृत्त है, उस इतिवृत्त में ये जो ये जो कार्यावस्थाएँ हैं, उनके साथ ही साथ जो संधियाँ हैं, तो उन संधियों की दृष्टि से वो पंच संधि समन्वितम उसको कहा गया है कि वो 5 संधियों से युक्त होता है। 5 ही संधियाँ नाट्य में स्वीकार की गई हैं। तो ये गर्भ, विमर्श, निर्वहन इत्यादि जो 5 संधियाँ हैं, उन पाँचों ही संधियों से वो समन्वित होता है और उसमें इस प्रकार से उस कथावस्तु का निरूपण किया जाता है कि अ लोक कल्याण को दृष्टि में रख कर के विविध प्रकार के जो विलास, धैर्य आदि गुण हैं और नाना प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं, उनका उसमें निरूपण किया जाता है। इसी दृष्टि से उसमें नाना प्रकार के, क्योंकि भिन्न रुचिर्हि लोकाः, ये लोक भिन्न-भिन्न रुचियों वाला है, तो विविध प्रकार की अनुभूतियों को, सुख और दुःख इत्यादि से समन्वित घटनाओं का वर्णन किया जाता है और यही कारण है कि वो जो नाटक है, वो विविध प्रकार के रसों से समन्वित होता है। यद्यपि प्रत्येक नाटक में कोई न कोई प्रधान रस होता है। प्रधान रस के बारे में कहा गया है, "एक एव भवेद अंगी श्रृंगारो वीर एव वा।" मुख्य रूप से जो अंगी रस है, अंगी से मतलब है जो प्रधान रस है, वो या तो श्रृंगार होता है और या तो वीर होता है। ऐसा हमारे शास्त्रीय आचार्यों ने ऐसी व्यवस्था निश्चित की है। यद्यपि ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे नाटक हैं, जैसे आप उत्तर रामचरितम की बात करते हैं, तो वो तो करुण रस प्रधान है। न जाने कितने संकल्प सूर्योदय इत्यादि जो नाटक हैं, वो तो शांत रस प्रधान हैं। और इसीलिए प्रधान रस पर भी बड़ी चर्चा हुई है शास्त्रों में कि नाटक का प्रधान रस क्या होना चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से कम उसमें श्रृंगार अथवा वीर में से कोई न कोई एक रस जो है वो प्रधान होना चाहिए और अन्य जो अंगम अन्य रसाह सर्वे कार्यो निर्वहणे अद्भुतम, और अन्य जो रस हैं वो सभी अंग रस के रूप में नाट्य में निरूपित होने चाहिए। तो इस प्रकार से वस्तु के रूप में और रस के रूप में, इन दो तत्वों की दृष्टि से नाट्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये हम लोगों ने देखा। रही बात अब नेता, तो प्रख्यात वंशो राजर्षिर धीरोदात्तः प्रतापवान। कैसा जानते हैं कि धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत भेद से 4 प्रकार के नायकों का वर्णन प्राप्त होता है। तो प्रायः जो नाट्य है, जो नाटक है, उस नाटक का जो राजा है, जो नायक है, क्षमा कीजिएगा, उस नाटक का जो नायक है, वो या तो राजर्षि होना चाहिए प्रायः। अ, इसीलिए आप देखते हैं कि आपका जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो राजर्षि दुष्यंत उसका नायक है और वो कैसा होना चाहिए? प्रख्यात वंश में उत्पन्न होना चाहिए। अर्थात वो किसी कुलीन वंश में उत्पन्न होकर के उसके वंश की अपनी एक निष्ठित परंपरा होनी चाहिए और वो राजा होकर के भी ऋषियों के गुणों को धारण करने वाला होना चाहिए। और 4 प्रकार के नायकों की जो कोटि प्राप्त होती है, उसमें वो प्रायः धीरोदात्त स्वरूप वाला होना चाहिए। और विशेष करके नाटक के लिए दिव्य, अदिव्य अथवा दिव्यादिव्य, विशेष करके दिव्य और दिव्यादिव्य, इन 2 प्रकार के नायकों को स्वीकार किया गया है। दिव्य से मतलब है कि जो देवस्वरूप हो, और दिव्यादिव्य का मतलब है कि जो देवस्वरूप हो करके भी अदिव्य हो, अर्थात लौकिक जगत से उसका संबंध हो। जैसे कि हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इस प्रकार के भी जो नायक हैं वो नाटक में हो सकते हैं और वो नायक के जो विविध प्रकार के, विशेष करके 8 गुणों की जिन जो बात की गई है, उन गुणों से उसे समन्वित होना चाहिए। इसी तरीके से नाटक में अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अंकों की दृष्टि से उसके स्वरूप की चर्चा विस्तृत रूप से की गई है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड, एक मानक निर्धारित किया गया है कि अ, नाटक में
पंचाधिकाः 10 परास्तत्रांकाः परिकीर्तिताः। नाटक में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। और कम से कम 4 पंचवा मुख्याः कार्यव्यापृतपूरुषाः, उसमें मुख्य रूप से कम 4 या 5 पात्रों का विनियोग अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आगे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे रूपक आएँगे जो हमारे केवल एक ही पात्र के माध्यम से क्रियान्वित कर दिए जाते हैं। तो नाटक का जो मुख्य पात्र है वो नायक होता है। प्रायः उसमें नायिका भी होती है, कहीं-कहीं पर नायिकाएँ नहीं भी होती हैं, और अन्य जितने भी पात्र हैं, उन सभी पात्रों का मुख्य कार्य उसी नायक के प्रमुख कार्य का संपादन करना होता है। ये जो अंकों की व्यवस्था की गई है, इसके लिए साहित्य दर्पण में कहा गया, गोपुच्छ समग्रम तु बंधनम तस्य कीर्तितम। अ, अंकों की व्यवस्था गोपुच्छ के अग्रभाग की तरह करनी चाहिए। गोपुच्छ कहने से तात्पर्य एक तो ये है कि अगर आप गाय की पूंछ की आकृति देखें, तो ऊपर से थोड़ी-सी मोटी होती है, नीचे से पतली होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई अंक जो हैं वो प्रारंभ में थोड़े से बड़े होने चाहिए, बाद में अंक थोड़े से छोटे होने चाहिए। कुछ लोग इसकी व्याख्या इस तरह करते हैं कि नहीं, इसमें प्रारंभ में बड़े होने चाहिए, अंत में छोटे होने चाहिए, ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। बल्कि जिस प्रकार से गाय के पूँछ के स्वरूप में अ, लोक कल्याण को दृष्टि में रख करके, मंगल को दृष्टि में रख करके विविध प्रकार के केश विन्यास की व्यवस्था प्राकृतिक रूप से की गई होती है, उसी प्रकार से नाटक के अंकों में भी अलग-अलग तरह के विविध प्रकार के विषयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से 2 विशिष्ट प्रकरणों को लेकर के नाटक के स्वरूप की चर्चा आचार्यों ने की है, और इसके लिए आप सभी लोग जानते हैं, भास के नाटकों का नाम पिछले प्रकरण में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस समय भी अगर आप अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास का, मालविकाग्निमित्रम है, तो इन सबको दृष्टि में रख करके भवभूति का उत्तर रामचरितम है, ये सभी हमारे संस्कृत वाङ्मय के उत्कृष्ट नाटक ग्रंथ माने जाते हैं। अब वस्तुतः ये जो मुख्य हमारा भेद नाटक है, उसी के बहुत कुछ गुणधर्म अन्य रूपकों में भी पाए जाते हैं। उसी क्रम में हमारा दूसरा रूपक आता है प्रकरण। प्रकरण के लिए साहित्य दर्पण कहता है, भवेत् प्रकरणे वृत्तम लौकिकम कविकल्पितम श्रृंगारो अंगी नायकस्तु विप्रो अमात्योथवा वणिक सापाय धर्म कामार्थ परो धीर प्रशांतकः नायिका कुलजा क्वापि वेश्या क्वापि द्वयम क्वचित तेन भेदास् तत्र नहीं कुछ ऐसा है, तेन भेदास्त्रयस्तस्य तत्र भेदस्तृतीयकाः कितव द्यूतकारादि विट चेतक संकुलः। इस प्रकार से प्रकरण का स्वरूप बताया गया है। उसमें विशेष करके जो अंतर है नाटक से वो ये है कि प्रकरण का जो इतिवृत्त है वो लौकिक होना चाहिए और कवि कल्पित होना चाहिए। अभी आपने देखा कि नाटक का जो इतिवृत्त था वो प्रख्यात होना चाहिए, ऐतिहासिक होना चाहिए, जबकि जो प्रकरण है उसका जो इतिवृत्त है, कथानक है, प्लॉट ऑफ द स्टोरी है, वो लौकिक होना चाहिए, अर्थात किसी सांसारिक व्यक्ति से संबद्ध होना चाहिए। और उसके लिए भी कहता है कि कवि कल्पितम, वो कवि कल्पित हो, कवि की प्रतिभा मात्र से प्रसूत हो, अर्थात वो किसी काल्पनिक कथा वस्तु को लेकर के अपने इस रूपक ग्रंथ की रचना करता है। नाटक में आपने देखा कि वहाँ पर प्रधान रस के रूप में या तो वीर रस होता है या तो श्रृंगार रस होता है, और भी विविध प्रकार के प्रधान रस से युक्त नाटक भी हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रकरण के संदर्भ में आचार्यों का ये मत है कि इसका जो अंगी रस है, प्रधान रस है, वो श्रृंगार ही होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। नाटक में देखा कि उसका जो नायक है वो किसी प्रख्यात वंश में उत्पन्न होना चाहिए, धीरोदात्त होना चाहिए, दिव्य अथवा अदिव्य होना चाहिए। लेकिन हमारे प्रकरण में क्या है? बिल्कुल इससे विपरीत स्थिति है। इसका जो नायक है वो कोई लौकिक व्यक्ति ही होता है,
और प्रायः वो या तो विप्र ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति होता है, या तो वो कोई अमात्य होता है, मंत्री होता है, अथवा वो वणिक वर्ग का व्यक्ति हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण अथवा वणिक जो वैश्य वर्ग का व्यक्ति है, वो इसका नायक होता है और प्रायः वो अमात्य के पद पर विभूषित भी हुआ करता है। और उसकी जो कैटेगरी है, जो चतुर्वेद नायकों की बात की गई है, उसमें उसे धीर प्रशांत कोटि का होना चाहिए। अ, उसकी जो नायिका है, वो नायिका कुलजा क्वापी। नायिका जो है वो बड़ी कुलीन कोई स्त्री होती है, अथवा वेश्या क्वापि द्वयम क्वचित, और कहीं पर कोई वेश्या होती है, या कहीं पर कोई दोनों ही हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग मृच्छकटिकम के बारे में जानते हैं कि मृच्छकटिकम जो शूद्रक की रचना है, चारुदत्त उसका नायक है। वो सामान्य रूप से कविकल्पित है, लौकिक है। अ, उसमें भी श्रृंगार रस ही उसका प्रथम रस है, प्रमुख रस है, प्रधान रस है। और इसी तरीके से अन्य जो स्थितियां हैं, उसमें बसंत सेना नायिका के रूप में आपके सामने आती है। तो इस प्रकार से ये है, और विविध प्रकार के जो कहीं पर दूध क्रीड़ा है, इस तरीके के वेट चेट इत्यादि जो पात्र हैं, इस प्रकार के बहुत से पात्रों का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है, और उसके उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में हम शूद्रक की रचना जो मृच्छकटिकम है उसको ले सकते हैं। चूँकि हमें अन्य भी रूपक भेदों पर बात करनी है, इसलिए हम अ, विशेष रूप से सामान्य दृष्टि से ही जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, उन विषयों को ही यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तीसरा हमारा रूपक भेद भाण आता है। भाण के बारे में एक प्रकार से समझिए कि भाण एक एकांकी है। कुछ लोगों ने अपने पाठ्यक्रम में एकांकी पढ़े होंगे। हम लोग पढ़ते थे तो राम कुमार वर्मा का एक दीपदान एकांकी हिंदी में आया करती थी। तो ये एकांकी भी जो है, इसका जो मौलिक स्रोत है वो हमारा संस्कृत साहित्य ही है। तो एकांकी का मतलब एक अंक वाला रूपक। और उसमें क्या होता है कि पात्र भी प्रायः अकेला होता है, जिसमें एक जो पात्र है और वो विट्ट के नाम से जाना जाता है, और वो प्रायः आकाशभाषित के माध्यम से, कि जैसे कोई आकाशवाणी हो रही है, उसको सुन-सुन करके उक्ति-प्रत्युक्ति करता हुआ वो प्रायः धूर्त जनों के चरित्र का वर्णन किया करता है। साहित्य दर्पणकार को अगर हम देखते हैं कि वो उसने किन शब्दों में वर्णन किया है, तो आप लोग अपने पाठ्यक्रम में कहीं न कहीं दिया होगा, देख सकते हैं। भाणः स्यात् धूर्तचरितो, भाणः स्यात् धूर्तचरितो नानावस्थान्तरात्मकः एकांक एव एवात्र निपुणः पंडितो विटः। अर्थात जो भाण है वो धूर्त चरितात्मक होता है, उसमें किसी धूर्त व्यक्ति के चरित्र का वर्णन हुआ करता है, और नाना अवस्थान्तरात्मका, और नाना प्रकार के उस धूर्त व्यक्ति के चरित्र के नाना प्रकार की अवस्थाओं का निरूपण किया जाया करता है, और उसमें प्रायः एक ही अंक होता है, और उसका जो नायक है वो कोई निपुण पंडित विट होता है। और वो क्या करता है, रंगे प्रकाशयेत स्वेनानुभूतिम इतरेण वा संबोधनोक्ति प्रत्युक्ति कुर्याद आकाश भाषित। वो रंगमंच पर अकेला ही जो विट है वो प्रस्तुत होता है, और वो कभी कभी अपनी ही अनुभूति को, अथवा कभी कभी किसी दूसरे की अनुभूति को आकाश भाषित इत्यादि के माध्यम से उक्ति प्रत्युक्ति करता हुआ वहां पर प्रस्तुत करता है। उसमें वो किस रस का आश्रय लेता है, तो कहते हैं सूचयेद वीर श्रृंगारो शौर्य सौभाग्य वर्णनैः तत्रेति वृत्तम उत्पाद्यम वृत्ति ही प्रायेण भारती मुख्य निर्वहणे संधि लास्यांगानि दशापि च। वह अपने उक्ति और प्रत्युक्ति के माध्यम से अधिकतर प्रायः तो श्रृंगार रस का प्रस्तुतिकरण करता है, और कभी-कभी वीर रस का भी प्रस्तुतिकरण करता है, और उसी श्रृंगार और वीर को दृष्टि में रख करके वो शौर्य, सौभाग्य इत्यादि जो तत्व हैं उनका निरूपण करना चाहता है। और उसमें जो इतिवृत्त है वो उत्पाद्य ही होता है, सर्वथा
कभी प्रतिभा प्रसूत ही होता है, कवि के द्वारा कल्पित ही होता है और मात्र लोक रंजन उसका उद्देश्य होता है। इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा उसका लक्ष्य नहीं है। लोक रंजन तो प्रत्येक रूपक का लक्ष्य होता है, लेकिन अन्य जो रूपक हैं, वो किसी न किसी ऐतिहासिक तथ्य को निरूपित करते हैं। उसमें प्रस्तुत किए गए जो घटना चक्र हैं, वो प्रामाणिक परिवेश से युक्त हुआ करते हैं, परंतु ये है केवल मात्र उत्पाद्य ही होता है और मनोरंजन मात्र इसका उद्देश्य होता है। और जो आरभटी, सातवती, भारती इत्यादि वृत्तियों की बात की गई है, तो भारतीय वृत्ति उसमें प्रमुख हुआ करती है और जो 10 प्रकार के लास्य अंग हैं, उनका प्रयोग करके इसमें मुख और निर्वहन 2 प्रकार की संधि का विनियोजन किया जाता है। तो जहाँ आपने देखा कि नाटक में पाँचों संधियाँ होनी चाहिए, भाण में केवल 2 संधियों की बात की गई है। तो इस प्रकार से ये जो भाण आपका रूपक है, ये बहुत ही सामान्य कोटि का और बहुत ही एकांकी के रूप में 1 अंक मात्र में ही वो रंगमंच के ऊपर प्रस्तुत किया जाता है। अ, जैसे लीला मधुकर का नाम सुना होगा आपने, वो लीला मधुकर भाण के रूप में हमारे सामने प्रमाण के रूप में उपस्थित है और भी बहुत सारे ग्रंथ संस्कृत साहित्य में प्राप्त होते हैं। हम व्यायोग की अगर बात करते हैं तो व्यायोग के लिए आचार्य कहता है ख्यातेति वृत्तो व्यायोगः स्वल्प स्त्री जन संयुतः हीनो गर्म हीनो गर्भ विमर्शाभ्याम नरैर बहुभिर आश्रिताः एकांकश्च भवेद स्त्री निमित्तम अमरोदयः कैशिकी वृत्तिरहितः प्रख्यातस्तत्र नायकः राजर्षिर अथ दिव्यो वा भवेद धीरोद्धतश्च सह हास्य श्रृंगार शांतेभ्यः इतरे अत्रांगिनो रसाः। व्यायोग में व्यायोग का भी जो इतिवृत्त है वो प्रख्यात होना चाहिए और उसमें स्त्री पात्रों का बहुत कम प्रयोग किया गया है और कहीं-कहीं तो कहते हैं कि भवेद स्त्री निमित्तम अमरोदया, उसमें अ, स्त्री से रहित किसी प्रकरण को लेकर के, क्योंकि स्त्री पात्रों का प्रयोग प्रायः उसमें प्रशस्त नहीं माना गया है या कम होना चाहिए, तो किसी अन्य विषय को लेकर के ही वो भी भाण की तरह 1 अंक वाला ही होता है और उसमें गर्भ और विमर्श नाम की 2 संधियों का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं किया जाता है और इसका मतलब है कि अ, उसमें मुख, प्रतिमुख और निर्वहन संधियों का प्रयोग किया जाता है और चूँकि स्त्री पात्रों का अभाव होता है, तो इसलिए कैशिकी वृत्ति रहितः, वो कैशिकी वृत्ति से भी रहित होता है क्योंकि जो कैशिकी वृत्ति है, कैशिकी स्त्री प्राय, तो कैशिकी तो स्त्री पात्रों से युक्त होती है, तो कैशिकी वृत्ति भी उसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसका जो नायक है, वो प्रख्यात होना चाहिए और वो नाटक की तरह ही कोई राजर्षि होना चाहिए अथवा कोई दिव्य होना चाहिए और चतुर्विध नायकों की कोटि में उसे धीरोद्धत कोटि का होना चाहिए तथा प्रमुख रस के रूप में उसका हास्य रस या श्रृंगार रस या शांत रस, ये प्रायः वर्जित किए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य जो रस हैं वो कोई न कोई अंगी रस के रूप में उसमें स्वीकार किया जा सकता है और इस प्रकार से 1 अंक वाला ये जो व्यायोग है वो हो भी एक छोटा-सा रूपक है। सौगंधिका हरण को इसके उदाहरण के रूप में हम लोग प्रायः प्रस्तुत करते हैं। प्रारंभिक स्थिति में साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ जी ने इसका नाम प्रस्तुत किया है। ऐसे अगर समवकार की हम बात करते हैं तो समवकार के लिए विश्वनाथ जी कहते हैं वृत्तम समवकारे तु ख्यातम देवासुराश्रयम संधयो निर्विमर्शास्तु त्रयो अंकास्तत्र चादि में। वृत्त का समवकार का जो वृत्त है वो भी प्रख्यात होना चाहिए और विशेष करके वो देवता और राक्षसों से संबद्ध होना चाहिए। तो समझिए कि देवासुर संग्राम इत्यादि का जो प्रकरण है वो इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा और उसमें विमर्श संधि का प्रयोग नहीं किया जाता है और
प्रायः प्रारंभ में उसमें 3 अंकों के विनियोग की व्यवस्था की गई है। कहीं-कहीं तो इसमें समवकार जो है वो अनेक नायकों वाला रूपक है। मतलब उसमें जितने पात्र हैं प्रायः, प्रायः उसमें 12 पात्रों तक का विनियोग किया जा सकता है और वो प्रख्यात कोटि के देवता तो प्रख्यात होते ही हैं, कोई प्रख्यात कोटि का मनुष्य भी हो सकता है। तो देवता और मनुष्य इत्यादि मिल कर के उसमें 12 उदात्त कोटि के नायक हुआ करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अन्य रूपक हैं, उनका जो प्रधान लक्ष्य है, प्रधान जो फल है, फल की जो अवाप्ति है, वो नायक को ही होती है। और चूँकि इसमें 12 नायकों तक की परिकल्पना की गई है, तो सभी को अपने-अपने फलों की प्राप्ति होती है और इसलिए कहा गया फलम पृथक-पृथक तेषां वीर मुख्योऽखिलो रसः। सभी नायकों के अपने-अपने फल हुआ करते हैं और चूँकि जैसा आप देखते हैं कि भई ये देवासुर संश्रित होता है, देवता और असुरों से संबद्ध इसमें आख्यान हुआ करता है, इतिवृत्त हुआ करता है, तो निश्चित रूप से जब देव और असुर होंगे, तो उसमें युद्ध का प्रकरण होगा। जब युद्ध का प्रकरण होगा, तो वीर रस उसका प्रायः मुख्य रस या अंगी रस होगा। और जब युद्ध होगा, तो कैश की वृत्ति का प्रयोग नहीं होगा। और अभी हम आगे अर्थोपक्षेपकों की बात करेंगे। अ, तो कार्य में जो बिंदु है, बीज बिंदु, प्रकरी, पताखा इत्यादि जो अंश बताए गए हैं, उसमें बिंदु और अर्थोपक्षेपकों में जो प्रवेशक है, उसका प्रयोग इसमें प्रशस्त नहीं स्वीकार किया जाता है। वीथी के जिन अंगों की चर्चा की गई है, वीथी के 13 अंगों की बात की गई है, तो उनका प्रयोग इसमें प्रशस्त माना गया है और आचार्यों ने इसमें ये गायत्री और उष्णिक इत्यादि जो वैदिक छंद हैं, गायत्री एक वैदिक छंद है जिसमें 3 चरण होते हैं, 8-8 अक्षरों के और उसके बाद तो 24 अक्षरों की गायत्री होती है और 28 अक्षरों का उष्णिक होता है। तो गायत्री और उष्णिक इत्यादि छंदों की व्यवस्था भी इसमें स्वीकार की गई है क्योंकि जब ये देवताओं से संबद्ध इसका कथानक होता है, तो निश्चित रूप से इसमें ये जो एक विलक्षणता है, वो हमारे आचार्यों ने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। ऐसे ही अगर हम अन्य रूपकों की बात करना चाहते हैं, तो उसके पहले बहुत सा विस्तृत तो प्रकरण मिलता है, बहुत सारे विषय हैं। वस्तुतः विषय तो इतना व्यापक होता है कि किसी एक ही रूपक के ऊपर 1 घंटे तक बात की जाए तब भी वो विषय पूर्ण नहीं हो पाता है, परंतु हमें अन्य विषयों का स्पर्श भी करना आवश्यक है, आपकी परीक्षा के उद्देश्य से, आपके उद्देश्य से। तो इसलिए केवल हम अ, समवकार के उदाहरणों के रूप में सबसे पहले हमें समुद्र मंथन का उल्लेख मिलता है। उसी को कुछ लोगों ने अमृत मंथन भी कहा है। तो समुद्र मंथन का प्रकरण आप जानते ही हैं, उसी में तो देवासुर संग्राम की बात आती है। उसी प्रकरण में तो समुद्र का मंथन किया गया था जिसमें अमृत को प्राप्त करके देवताओं ने एक विशिष्ट प्रकार के अभिनय के माध्यम से विजय प्राप्त की थी। तो ये समुद्र मंथन अथवा अमृत मंथन जो है वो समवकार के उदाहरण के रूप में आचार्यों ने सबसे पहले साहित्य दर्पण इत्यादि में प्रस्तुत किया गया है। अ, इसके अतिरिक्त एक रूपक है नाटकम अथ प्रकरणम भाण व्यायोग समवकार डिमः, डिम नाम का। डिम राम नाम का जो रूपक है, उसमें तो डिम शब्द ही जैसा लग रहा है कि कोई डिम डिम घोष उसमें हो रहा होगा। तो आचार्य कहता है मायेन्द्र जाल संग्राम क्रोधोद्भ्रांतादि चेष्टितैः उपरागैश्च भूयिष्ठो डिमः ख्याते तिवृत्तकः। डिम का इतिवृत्त कैसा होता है? प्रख्यात तो होता है,
लेकिन वो माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, विविध प्रकार की भ्रांति इत्यादि चेष्टाओं से युक्त होता है और उसमें राग की प्रधानता होती है। इस प्रकार का जो डिम है वो ऐसे प्रख्यात माइंद्रजाल, माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्भ्रांति इत्यादि चेष्टाओं से समन्वित हुआ करता है। और इस प्रकार का जो प्रकरण आएगा तो फिर अंगी रस कौन सा होगा उसमें, तो कहता अंगी रौद्र रसस्तत्र सर्वे अंगानी रसाः पुनः। रौद्र रस उसका अंगी रस हुआ करता है और अन्य जो रस हैं वो अंग रस में उसमें प्रयुक्त होकर के उसकी पुष्टि किया करते हैं। अंकों के बारे में कहा गया चत्वारो अंका मता, इसमें 4 अंक होने चाहिए प्रायः। और नेह विस्कंभक प्रवेश कऊ, और ये 2 प्रकार के जो अर्थोपक्षेपक हैं, विस्कंभक और प्रवेशक, वो उसमें नहीं होने चाहिए। विस्कंभक और प्रवेशक की बात अभी हम, विस्कंभक प्राय नाट्य के प्रारंभ में प्रयोग किया जाता है और प्रवेशक जो है वो 2 अंकों के मध्य में प्रवेश उसका प्रयोग किया जाता है। और कोई ऐसी कथा वस्तु जिसको हम रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, जो सूच्य कथा वस्तु है, उसे हम इन अर्थोपक्षेपकों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जिनमें विस्कंभक और प्रवेशक 2 बड़े महत्वपूर्ण अर्थोपक्षेपक हैं। और उन विस्कंभकों का प्रयोग इस डिम में निषिद्ध माना गया है। तो वस्तु हो गया, रस हो गया, नेता कैसा होगा, नायका देव गंधर्व यक्ष रक्षो महोरगाह। उसका जो नायक है वो या तो कोई देवता होगा या गंधर्व होगा या यक्ष होगा या राक्षस भी हो सकता है, अथवा कोई सर्प भी हो सकता है, अथवा भूत प्रेत पिशाचाद्या षोडशात्यंत मुद्धता। अभी आपने समवकार को देखा था, उसमें 12 नायकों की बात थी। इसमें तो 16 नायक तक हो सकते हैं या 16 पात्र तक हो सकते हैं और वो उद्धत कोटि के होंगे, उद्दंत कोटि के होंगे। और यही कारण है कि यह जो डिम है वो भी कैशिकी वृत्ति से रहित होता है। इसमें भी कैशिकी वृत्ति नहीं होती है, क्योंकि जो स्त्री पात्र इत्यादि हैं उनका युद्ध इत्यादि के प्रकरण में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वृत्तयः कैशिकी हीना निर्विमर्शाश्च संधया, कैशिकी को छोड़ करके शेष भारती, सात्वती, आरभटी इत्यादि वृत्तियों का प्रयोग होता है इसमें। और विमर्श संधि, जिसको नाट्य में कहा गया कि नाट्य के अंत में विमर्श का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसमें तो विमर्श संधि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और अंग जो रस हैं उनमें शांत, हास्य और श्रृंगार को छोड़ करके अन्य जो रस हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि शांत का कोई प्रकरण इसमें औचित्य से युक्त नहीं है, हास्य का तो प्रश्न ही नहीं उठता है और श्रृंगार तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रौद्र रस प्रधान होगा और अन्य जो आपका वीर है, अद्भुत है, बीभत्स है इत्यादि जो रस हैं वो अंग रसों के रूप में इसमें प्रयुक्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे अन्य प्रकार के जो जैसे उल्कापात है इत्यादि जो आकाशीय कुछ घटना चक्र हैं उनका भी इसमें प्रयोग किया जाता है। और अगर हम इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहें तो हमें लगता है त्रिपुरदाह नाम का एक डिम है, जिसका उल्लेख हमें साहित्य दर्पण में प्राप्त होता है। और भी बहुत सारे परवर्ती साहित्य में, संस्कृत साहित्य में नाना प्रकार के डिमों का उल्लेख भी मिलता है। अन्य आता है नाटकम अथ प्रकरणम भाण, नाटकम अथ प्रकरणम भाण यह मृग आता है। तो यह मृग में शब्द से लग रहा है कि जैसे इसमें एक मृग तृष्णा का नाम सुना होगा आप लोगों ने ना, तो नायक जो है वो मृग के समान ईहा करता है, इच्छा करता है। किसकी इच्छा करता है? किसी अलभ्य नायिका को प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो फिर निश्चित बात है कि यह मृग जो है वो स्त्री
के प्राधान्य से युक्त होगा। तो उसमें साहित्य दर्पणकार कहता है, इहा मृगो मिश्रवृत्तश्च चतुरंकः प्रकीर्तितः मुख प्रतिमुखे संधि तत्र निर्वहणम तथा नर दिव्यावनियमौ नायक प्रतिनायकौ ख्यातौ धीरोद्धतावन्यौ गूढ़ भावादयुक्त कृत दिव्य स्त्रियमनिच्छन्तीं अपहारादिनेच्छताः श्रृंगाराभासमप्यस्य किंचित किंचित प्रदर्शयेत् पताका नायका दिव्या मर्त्या वापि दशोद्धताः युद्धमानीय संरम्भम परम व्याजान निवर्तते महात्मानो वध प्राप्ता अपिबध्या शुरत्रणो एकांको देव एवात्र नेतेत्याहुः परे पुनः। और विशेष करके ये है कि दिव्य स्त्री हेतुकम युद्धम नायकाः षडति तरे। इस प्रकार से साहित्य दर्पणकार ने बड़े ही विस्तार के साथ में यह मृग का वर्णन किया है। और निश्चित बात है कि जब किसी दिव्य स्त्री को दृष्टि में रख करके उस अलभ्य नायिका की कामना की जाएगी तो उसमें नायक भी होगा, उसमें प्रतिनायक भी होगा, और इसीलिए उसमें उद्धत प्रकृति के 10 प्रकार के पताका नायकों की बात भी की जाती है। जब हम आगे अभी इतिवृत्त की बात करेंगे तो उसमें जो आधिकारिक और प्रासंगिक भेद से जो इतिवृत्त का भेद किया गया है उसमें पताका और प्रकरी भी आते हैं। तो उसमें उद्धत प्रकृति के 10 पताका नायक होते हैं जो दिव्य हो सकते हैं अथवा मानव भी हो सकते हैं। विशेष करके इसमें अगर हम देखते हैं तो युद्ध तो होता है, लेकिन जैसा कि वध का निषेध किया गया है हमारे यहाँ काव्य शास्त्र में, तो वध का वर्णन रंगमंच पर नहीं होता है। और यही कारण है कि अंतिम स्थिति में आते आते किसी न किसी प्रकार से उस कथानक को ऐसा मोड़ दे दिया जाता है कि वध को प्राप्त होने योग्य हो करके भी वो जो प्रतिनायक है उसका वध नहीं किया जाता है। तो एक प्रकार से इसको भी हमारे सुखांत नाटकों की व्यवस्था है तो इसको भी सुखांत बना दिया जाता है। और उसके बाद यह मृगांक वीथ्या अंक 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 शब्द को सुनकर के आपको लगता होगा कि ये केवल एक नाटक का एक भाग ही होता है, प्रभाग ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अंक है वो एक रूपक का नाम भी है और उसी को इसी भेद को बताने के लिए आचार्यों ने उसका एक दूसरा नाम कर दिया उत्सृष्टिकांक। क्योंकि अंक कहने से कंफ्यूजन होता है तो क्यों ना उसको उत्सृष्टिकांक कह दिया जाए। तो आचार्य कहता है उत्सृष्टिकांक एकांको नेतारः प्राकृता नराः रसोऽत्र करुणः स्थायी बहु स्त्री परिदेवितं प्रख्यातमिति वृत्तं च कविरबुद्ध्या प्रपंच एत भाणवत संधि वृत्यंगानी अस्मिन् जय पराजयो युद्धम च वाचा कर्तव्यम निर्वेद वचनम बहु। अर्थात जो अंक है वो भी भाण की तरह ही एक अंक वाला ही होना चाहिए और सामान्य जो मनुष्य हैं उन्हीं में से कोई इसका नेता होना चाहिए। और इसमें विशेष रूप से करुण रस के विनियोग की बात भी की जाती है। इतिवृत्त दोनों प्रकार का हो सकता है, प्रख्यात भी हो सकता है और कवि की बुद्धि के द्वारा कल्पित भी हो सकता है। और बाकी इसके जो लक्षण हैं वो विशेष करके भाण की ही तरह होते हैं। अतः इसमें कोई और बहुत अधिक वैशिष्ट्य नहीं है। विशेष करके अगर हम देखें कि संस्कृत साहित्य में उत्सृष्टिकांक संज्ञक रूपकों की क्या स्थिति है, तो साहित्य दर्पणकार ने कुसुम शेखर विजय का उल्लेख किया है और वो एक उत्कृष्ट कोटि का अंक माना जाता है। और उसके बाद बीथी नाम का अंतिम आपका रूपक आता है, वो भी एक ही अंक का होता है
आचार्य कहता है बीथ्याम एको भवेद अंकाः कश्चिदेकोत्र कल्प्यते आकाशभासितैर उक्तैः चित्रां प्रत्युक्तिमाश्रिताः सूचयेत् भूरि श्रृंगारम किंचिद अन्यान रसान प्रति मुख निर्वहणे संधि अर्थ प्रकृतयो खिलाः इत्यादि कह करके आचार्य ने इसका निरूपण करने का प्रयास किया है। और विशेष करके इसमें जो होता है अस्यास्त्रयोदशांगानि निर्दिशन्ति मनीषिणा, वीथी के त्रयोदश अंगों की बात की गई है, वो इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। और उद्धात्यकावलगिते च कुछ है प्रपंचितस्त्रिगतम छलम वाक्केल्यधिबले गंडम अवस्यन्दितनालिके असत प्रलाप व्यवहारम मृद्वानि चतानि तो। अर्थात इसमें विशेष करके ये भी एक अंक वाला होता है और आकाश भाषित के माध्यम से इसमें भी चित्र विचित्र प्रकार की उक्तियों को प्रस्तुत करके सामाजिकों का मनोरंजन किया जाता है। और इसमें श्रृंगार रस मुख्य रूप से अथवा अन्य रस भी हो सकता है। इस प्रकार से ये विविध प्रकार के प्रस्तावना के कुछ भेद हैं, उद्धात्यक अवलगित इत्यादि, उनका प्रयोग करके इसमें छल इत्यादि या वाक केली इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। वाक चातुर्य के माध्यम से इसमें सामाजिकों का मनोरंजन करते हैं। और इसके उदाहरण के रूप में विशेष करके यहाँ एक प्रकरण इसमें जो त्रयोदश वीथ्यंगों की बात आती है तो उसमें उद्धात्यक, अवलगित, प्रपंच, त्रिगत, छल, वाक्यली, अधिगल, गंड, अवस्यन्दित इत्यादि इसके अंग ही हैं, उनका प्रयोग उसमें किया जाता है। इसके उदाहरण के रूप में हम बकुल वीथी अथवा इंदुलेखा को प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये मैंने शायद अभी का वीथी प्रहसनमिति रूपकाणि दश, तो ये उपांतिम था। वीथी जो है वो उपांतिम रूपक है और अंतिम रूपक के रूप में प्रहसन की बात आती है। प्रहसन शब्द ही हस धातु से बना हुआ दिख रहा, हसन इसमें है। प्रकृष्ट रूपणम रूपेण हसनम यत्र जायते तन्नामधेयम प्रहसनम नाम रूपकम। तो ये प्रहसन है जिसमें हास्य रस की प्रधानता होती है। और इसलिए इसमें भी जो संधि और संध्यंग और लास्यंग इत्यादि हैं उनका प्रयोग तो भाण की ही तरह किया जाता है। और इसमें किसी निंद्य पात्र को जो कवि कल्पित होता है उसे आधार बना करके इस रूपक की रचना की जाती है। कोई जो पात्र है वो किसी विकृत वेशभूषा इत्यादि वाला या विकृत आदर वाला व्यक्ति हो सकता है। और इसमें आरभटी नाम की वृत्ति और इसमें भी विस्कंभक और प्रवेशक इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। और अंगी रस तो निश्चित रूप से हास्य रस ही होता है। इसके विविध प्रकार के शुद्ध प्रहसन और संकीर्ण प्रहसन इत्यादि के भेद से दो प्रकार के इसमें भेद किए गए हैं। जिसमें अगर नायक कोई तपस्वी व्यक्ति है, कंपैरेटिवली कोई अच्छे आचरण वाला व्यक्ति है, फिर भी उसका कुछ चरित्र जो है वो भ्रष्ट हो गया है, तो उसे शुद्ध प्रहसन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अगर किसी सामान्य कोटि के व्यक्ति को लेकर के एक प्रहसन की रचना की जाती है तो उसे संकीर्ण प्रहसन कहते हैं। और कहीं कहीं पर एक विकृत प्रहसन के रूप में भी, जिसमें कोई मैं समझता हूं कि जो क्लीब कैटेगरी का जो व्यक्ति है, नपुंसक व्यक्ति है या अन्य किसी निकृष्ट कोटि का व्यक्ति है, उसे आधार बना करके यदि रूपक की रचना की जाती है तो उसे विकृत प्रहसन के रूप में भी आचार्यों ने स्वीकार किया है। इसके उदाहरण के रूप में हम विशेष करके इसमें चूंकि हास्यरस प्रधान होता है तो हास्य के जितने भी भेद प्रभेद हैं, स्मृति है, हसित है, विहसित है, उपहसित है, अपहसित है, अतिहसित है, इन सब का प्रयोग उसमें किया जाता है। और इसके उदाहरण के रूप में हम कंदर्प केली है, जिसे हम शुद्ध प्रहसन के रूप में, कली केली है जिसे हम विकृत प्रहसन के रूप में, और संकीर्ण प्रहसन के रूप में लटक मेलकम, धूर्त चरितम इत्यादि
को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे जो रूपक हैं, वो 10 रूपक हमारे प्रमुख रूप से हमारे बीच में बहुत ही चर्चित हैं और इन पर प्रचुर साहित्य भी हमारे हमको प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त 18 प्रकार के उपरूपकों की बात भी की जाती है, जिनमें एक जो नाटिका है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसकी चर्चा हम कर देना चाहते हैं। जो नाटिका है, वो प्रायः उसमें कोई जो स्त्री है, रत्नावली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बड़ी चर्चित नाटिका है। तो रत्नावली अ, में किसी उत्कृष्ट कोटि की नायिका की कल्पना होती है और एक उसमें उपनायिका भी हुआ करती है। तो नाटिका के प्रकरण से रत्नावली के नाम से आप सभी लोग परिचित हैं, मुझे लगता है। तो निश्चित रूप से, क्योंकि राजाओं के साथ में क्या था कि एक पत्नी के अतिरिक्त भी बहुपत्नियों का प्रचलन था हमारे समाज में। तो उसमें उपरूपकों में हमें लगता है कि नाटिका सबसे प्रधान है, क्योंकि उपरूपक 18 मिलते हैं। नाटिका, त्रोटकम, गोष्ठी, सट्टकम, नाट्यरासकम, प्रस्थानोल्लाप्य काव्यानि, प्रैंखनम, रासकम तथा संलापकम, श्रीगदितम, शिल्पकम च विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हल्ली, शोभाणी केती च अष्टादश प्राहुर उपरूपकाणि मनीषिणाः बिना विशेषम सर्वेशम लक्ष्म नाटक मन्मतम। साहित्य दर्पणकार कहता है कि इनका लक्षण अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, ये नाटक की ही तरह हुआ करते हैं। लेकिन जैसा कि इसका नाम नाटिका है, तो जैसे नाटिका में भी श्रृंगार रस प्रधान होना चाहिए, लेकिन उसमें अंक 5 से कम भी हो सकते हैं। यदि 5 से कम अंक वाले नाटक भी हमारे यहाँ प्राप्त होते हैं। सट्टक का नाम हम चर्चा कर देना चाहते हैं, जैसे राजशेखर की कर्पूर मंजरी है, तो उसमें विशेष करके वो प्राकृत साहित्य में सट्टक की रचनाएं की गई हैं। तो ये अन्य उपरूपकों के भी पर्याप्त उदाहरण हमको प्राप्त होते हैं। तो हमें देख सकते हैं कि संस्कृत वाङ्मय की जो नाट्य शास्त्रीय परंपरा है, उसमें विशेष करके आपके 10 प्रकार के रूपक और 18 प्रकार के उपरूपकों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं नाटक के कुछ प्रधान वैशिष्ट्यों के रूप में जब हम बात करते हैं कि हमारी संस्कृत नाटकों की जो परंपरा है, उसमें होता क्या है? तो आप देखते होंगे अधिकतर नाटकों में लिखा रहता है नान्द्यन्ते सूत्रधारः। तो नांदी के अंत में अ, सूत्रधार जो है वो रंगमंच पर प्रस्तुत होता है। तो फिर नांदी के अंत में प्रस्तुत होता है, तो ऐसा उसका मतलब क्या है? नांदी क्या है? तो जैसा कि नाम से ही अ, लग रहा है कि नांदी का तात्पर्य है कि नंदन्ति देवाः, देवता लोग जिससे प्रसन्न होते हैं। हमारी मान्यता है कि अ, आचार्य कहता है मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलांतानि एव शास्त्राणि प्रथन्ते। वही शास्त्र लोक विश्रुति को प्राप्त कर पाते हैं जिनका प्रारंभ भी मंगलाचरण से होता है, जिनके मध्य में भी लोक मंगल का संपादन किया जाता है और जिनके अंत में भी मंगल का संपादन किया जाता है। तो हमारी ये जो नाट्य शास्त्रीय परंपरा है, वो इस शास्त्र की परंपरा को अक्षरशः उसका पालन करता है और इसीलिए प्रत्येक नाटक के प्रारंभ में नांदी पाठ होता है और उसके अंत में भरत वाक्य होता है। नांदी पाठ के अब नांदी पाठ की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे प्रकरण हैं जिनको हम अगले उसमें चर्चा करेंगे। तो नांदी है क्या? नांदी के लिए आचार्य कहता है आशीर वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनाम तस्मान नांदीत संगिका।
आशीर वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनाम तस्मान नांदीत संगीता। कहते हैं कि चूंकि इसमें देवता, द्विज और राजा इत्यादि की स्तुति की जाती है, देवताओं की प्रसन्नता के लिए, ताकि हमारा जो रंगमंच है वो निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए, इसलिए पूर्व रंग की व्यवस्था भी की जाती है। तो इसीलिए प्रारंभ में नाट्यशास्त्र की व्यवस्था ऐसी है कि नाटक के प्रारंभ में नांदी पाठ की व्यवस्था की गई है। और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं, नाट्यशास्त्रकार ने क्या कहा, आदि भरत कहते हैं, आशीर नमस्क्रिया रूपः श्लोकः काव्यार्थ सूचकः नांदीति कथ्यते। कहते हैं कि ये कभी कभी आशीर्वादात्मक होती है, कभी कभी नमस्क्रियात्मक होती है। तो और नांदी ऐसा ऐसा होना चाहिए कि जो काव्यार्थ की सूचना देने वाला हो, अर्थात हमारा जो काव्य है वो, उसकी कथावस्तु है क्या, उसका उसमें संकेत हो जाना चाहिए। प्रायः अष्टपदी नांदी या दशपदी नांदी या द्वादशपदी नांदी की व्यवस्था हमारे यहाँ अ, की गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम में यह षष्ठी षष्ठाध्याय इत्यादि के रूप में नांदी पाठ आप सभी लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके होंगे, या आपके पाठ्यक्रम में कहीं कहीं निर्धारित होगा, कहीं ना कहीं, इसमें कोई लेस मात्र भी संदेह नहीं है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात होती है कि नांदी पाठ के बाद में जो सूत्रधार है वो बड़ा महत्वपूर्ण पात्र है। सूत्रधार करता क्या है, नाट्यस्य यद अनुष्ठानम तत्सूत्रम स्यात् सबीजगम रंग दैवत पूजा कृत सूत्रधार इति स्मृतः। सूत्रम प्रयोगानुष्ठानम धारयति, प्रयोग के उस अनुष्ठान प्रयोग के संपूर्ण सूत्र को जो धारण करता है उसे सूत्रधार कहते हैं। और यही कारण है कि अ, सूत्रधार ही जब रंगमंच पर आता है तो वहां पर प्रायः आपको लिखा मिलता है नांद्यन्ते, और फिर सूत्रधार प्रविष्ट होता है, और प्रविष्ट होकर के वो कभी कभी क्या करता है कि नाट्य का जो उपकरण इत्यादि है अ, उसको पृष्ठभूमि के रूप में, नाट्य की कथा वस्तु को प्रस्तुत करने के रूप में वो रंगमंच पर आता है। इसीलिए कहीं पर तो कहा गया कि नाट्योपकरणादीनि सूत्रधारे विनिर्गते प्रविश्य तद्वद अपरः काव्यम स्थापयेत नटः। सूत्रधार ही रंगमंच पर, पूर्व रंग पर आता है, और उसके बाद जब वो रंगमंच से विनिर्गत हो जाता है तभी दूसरे पात्र रंगमंच पर आते हैं और वो कथा वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे पारिभाषिक शब्द हैं जिसमें विशेष करके प्रस्तावना आती है। नाटक में प्रस्तावना बड़ी महत्वपूर्ण होती है। प्रस्तावना में क्या होता है कि नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपभिर्मिथः आमुखम तत्व विज्ञेयम नामना प्रस्तावनापि सा। प्रस्तावना, जैसा कि हम लोग को इंट्रोडक्शन कहते हैं, तो नाट्यशास्त्र की शब्दावली में वो पारिभाषिक शब्द है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता है, नटी, विदूषक अथवा जो पारिपार्श्विक है, ये रंगमंच पर आते हैं और वो सूत्रधार के साथ विचित्र शैली में वार्तालाप करते हैं, और उनके वार्तालाप करने मात्र से ही सामाजिकों को पता चल जाता है कि आज किस नाट्य का मंचन होने वाला है, ये किसके द्वारा विरचित है, इसका घटना चक्र क्या है, इसकी अ, फलावाप्ति क्या होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में, और वो जो पात्र इस प्रकार से चर्चा करते हैं, जिनकी चर्चा करने के बाद में जो संपूर्ण कथानक है वो हमारे बीच में सामाजिकों की दृष्टि में उपस्थित हो जाता है, और इसीलिए उसको आमुख भी कहा गया है। आमुख प्रस्तावना, जिसको इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं, भूमिका कह सकते हैं, नाट्य शास्त्र में उसे आमुख कहा गया है। आमुख का मतलब है कि उसका जो प्रारंभ है वो विस्तृत रूप से उस चित्र विचित्र शैली के माध्यम से हमारे सामाजिकों के ज्ञान का विषय बन जाता है, और वो उस नाट्य के लिए उत्सुक हो जाते हैं। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पात्र नाटक में हुआ करता है जिसको हम विदूषक कहते हैं। विदूषक की कल्पना नाट्यशास्त्र में जो की गई वो क्या होता है कि
विकृत वेशभूषा वाला होता है, टेढ़ा-मेढ़ा होता है, कहीं बौना होता है, कहीं दाँत निकले होते हैं, कहीं कुबड़ा होता है, कहीं गंजा होता है और वो आकर के समय-समय पर हमारे सामाजिकों को हँसाता रहता है। तो नाट्यशास्त्रकार कहता है वामनो दंतुरः कुब्जो द्विजिह्वो विकृताननाः इत्यादि कह कर के उसका निरूपण किया गया है और आप देख सकते हैं कि हर नाटक में प्रायः आपको विदूषक की कल्पना प्राप्त होती है। अ, विशेष करके हम जब पारिभाषिक शब्दों की बात करते हैं तो चूँकि नायक और वस्तु, नेता, रस इत्यादि से आप लोग परिचित हैं। विशेष प्रकार के जो संवाद हैं, उसमें कई प्रकार के संवाद हुआ करते हैं नाट्य में जिसमें जैसे स्वगत होता है। 2 प्रकार के संवाद हमारे यहाँ हैं। एक तो संश्राव्य होता है, जो सभी को सुनाया जा सकता है, कुछ अपने लिए होता है, कुछ-कुछ लोगों को सुनाना है, कुछ को नहीं सुनाना है। तो उसमें स्वगत जो है वो अ, एक प्रकार से अश्राव्य है, जिसको सामाजिकों को सुनाना नहीं है, तो न श्राव्यम श्रावयितुम योग्यम इति अश्राव्यम इत्यादि कह कर के उसे स्वगत के रूप में जो नायक अपने ही अंतर्गत बात करता है, वो स्वयं लेकिन बोलेगा क्योंकि आप जान कैसे पाएँगे? लेकिन कुछ संवाद प्रायः तो सब संश्राव्य होते हैं, जो प्रकाशित किए जाते हैं। तो सर्वश्राव्यम प्रकाशम स्यात् सह-दर्पणकार कहता है कि जो सभी को सुनाने योग्य है, वो अ, सर्वश्राव्य कहलाता है और इसी प्रकार से अन्य भी जो अ, आकाश भाषित है, जनांतिक है, इस प्रकार के बहुत सारे और भी पारिभाषिक शब्द हैं जो संवादों के अंतर्गत जिनका हम प्रयोग करते हैं। ये जनांतिक एक बड़ा टेक्निकल वर्ड है, इसकी बात कर दें फिर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये त्रिपातक नाम की एक मुद्रा है ऐसे कि उसका मतलब ये होता है कि 2 पात्रों के बीच में कोई बातचीत हो रही है और वो दूसरे को नहीं सुनाना चाहते, ऐसे ही इशारा कर देते हैं कि नहीं। तो आचार्य कहता है त्रिपता करेण अन्यान अपवार्य अंतरा कथम त्रिपताकरेण अन्यान् अपवार्यन्तरा कथाम् अन्योन्यम आमंत्रणम यस्मात् तज्जनान्ते जनान्तिकम। तो ये अ, दूसरों को त्रिपताका नाम की मुद्रा के द्वारा दूसरों को अ, अपवारित करके मना करके किसी दूसरे को सुनाने का जो प्रकरण है वो जनांतिक कहलाता है। यह कश्चिद अर्थो यस्मात् गोपनीय तस्यांतरता ऊर्ध्वम सर्वांगुलिका अनामिकान अनामिका नामितामिकं त्रिपातका लक्षणं करम कृत्वा अन्येन सह यन्न मंत्रयते तज्जनांतिकम इत्यादि के रूप में आता है। आकाश भाषित आकाशवाणी होते हुए आप लोग देख सकते हैं। बाकी हम लोग फिर और समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे आकाश भाषित इत्यादि की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालयश्च।